जिस जमीन पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कब्जा है, नीतीश कुमार ने 17-19 साल से इस पर कब्जा जमा कर रखा है। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी करीब 17-18 सालों तक इस जमीन पर अपना कब्जा जमा के रखी, भले ही उनके साथ साथ रह करके ही, लेकिन सत्ता में भागीदार रही। तो क्या ये छोड़ना चाहेंगे किसी ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी पार्टी भी नहीं बनाया? वो जैसे ही प्रशांत किशोर ने पटना राजधानी में दो बड़ी बैठकें की मुस्लिम समाज के नेताओं से, जिसमें मुनाजी हसन से लेकर के हिना साहब, और किसका किसका चर्चा नहीं हुआ, लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा बड़े मुस्लिम नेता उनके साथ जुड़े, उनके साथ बातचीत किए, मेन टू मेन बातचीत हुई। उनके बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को ये समझाने की कोशिश की गई कि आपको इस सरकार ने पिछले 32-33 सालों में क्या किया। लालू प्रसाद जिस वोट बैंक को बना करके रखे हुए थे 28 साल से, वो वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद ऑफ एनी कॉस्ट उस वोट बैंक को जाने देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए अगर किसी का पैर भी पकड़ना पड़े, टोपी भी उनके सामने रखना पड़े, पगड़ी भी रखना पड़े, तो वो उसके लिए तैयार। अगर लालू प्रसाद की अब्सेंटी में ये होता तो ये सारा भार जो है तेजस्वी यादव, लेकिन लालू प्रसाद ने अपने जीते जी एक बार फिर से प्रयास किया है, जिसके लिए वो सराहनीय भी है कि युद्ध से पहले तैयारियां जो आप करते हैं, उस तैयारी का हिस्सा कहीं ना कहीं हिना साहब को बनाने की कोशिश की गई है। कितना सक्सेस होता है ये नहीं मिलता। सब लोग इस बात को लेकर के चिंतित जरूर हैं कि भाई आखिर क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो सब सत्य हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वोट बैंक जो उधर खिसक जाए। और उन नेताओं के लिए जो बहुत सारी उम्मीद पाल के रखे हैं 2025 के लिए, चाहे वो किसी समाज के हो, मुस्लिम समाज के खास करके, लेकिन जो अनाउंसमेंट किया वो तो है ही नहीं है। तो उस अनाउंसमेंट का क्या फायदा? आपने देखा होगा कि सरकारें बदलती हैं तो नियम भी बदल जाता है, बिल्कुल। सारे सिस्टम अपने लगाए जाते हैं। एक वो अध्यक्ष बदलता है पार्टी का तो वो अपना कमेटी बनाता है, कमेटी बनाएगा ही। तो निश्चित रूप से जब सम्राट चौधरी अब नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार उसको मानेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव परसों देर रात गए थे हिना साहब को मनाने के लिए। वो हिना साहब जिनको लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान अछूता कर दिया था, यानी कि उनको उनकी पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। हिना साहब के समर्थक चिल्लाते रहे कि भाई टिकट दे दीजिए, हिना साहब जीत भी जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति थी कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और जिस वजह से लालू प्रसाद यादव को लगा था कि वहाँ से आरजेडी निकल जाएगा, क्योंकि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को कमज़ोर कैंडिडेट वो लोग मान रहे थे। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि लालू प्रसाद यादव को जाना पड़ा हिना साहब के पास? इसके एक बड़े फैक्टर प्रशांत किशोर माने जा रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि मुस्लिमों के साथ साथ महिलाओं को टिकट देंगे। जब हिना साहब सिवान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थी तो बैक से प्रशांत किशोर की टीम ने समर्थन किया था। भले ही वो हार गई वहाँ से, लेकिन लड़ाई में सबसे टॉप पर थी। बहुत कम मार्जिन से विजय लक्ष्मी कुशवाहा वहाँ से जीती हैं। अब इस प्लान पर लालू प्रसाद यादव काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे सेटिंग कर लिया जाए, हिना साहब को मना लिया जाए और उनको कुछ बड़ा पद देकर उनके बेटे को चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? क्या ऐसा वाकई में होगा? लालू प्रसाद यादव इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक के दौर में जो चर्चाएं ये हैं कि प्रशांत का प्लान डिकोड होते लालू ने आधी रात में बुलाई है मीटिंग। नीतीश का मूड भी चेंज, फंस गया है राज्यसभा का पेज। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, इस पर कैसे सेट करना है मुद्दे की बात में आज इस विषय पर चर्चा होगी। बाबा हमारे साथ है। बाबा, ये कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान डिकोड हो गया है लालू प्रसाद यादव के पास? क्या वो प्लान चला गया है प्रशांत किशोर वाला? क्या मामला है? देखिए रत्नेश, हम लगातार बहुत सारी खबरें कर रहे हैं। उन खबरों में खास करके हम 2025 के चुनाव को लेकर के और 2024 के चुनाव का असर क्या होगा 2025 पर, इस पर भी कई बार हम लोग मंथन कर चुके हैं। हम ये भी कर चुके हैं कि नीतीश कुमार का क्या रोल होगा, हम ये भी कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बात आपको तो समझनी पड़ेगी कि प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में कितना शांत थे। उन्होंने 2-3 बयान दिए थे, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि यहाँ बिहार में कुछ होना जाना नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं रोका जा सकता है,
ये सब बातें वो कह रहे थे और 2024 में लोकसभा चुनाव पर ज़्यादा वो फोकस्ड नहीं थे। लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी 2025 के चुनाव पर उनका फोकस विशेष था। अब ये सारी बातें 2024 के परिणाम के बाद और ज़्यादा गंभीरता से या तो प्रशांत किशोर सोचने लगे हैं या फिर प्रशांत किशोर ने इस तरह का माहौल बना है जिसमें प्रशांत किशोर आगे एक स्टेप बढ़ करके और मजबूर कर रहे हैं पुरानी जो स्थापित पार्टियां हैं, स्थापित दल हैं, जिनका तो दल भी नहीं बना है, जी जी जी, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में एक ऐसा मतलब डाल दिया जाए कि जिससे लोग अपनी पार्टी को छोड़ करके हमारी तरफ शिफ्ट करें। जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो चीज आप जानते हैं कि वो काफी इन्फ्लुएंसर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन्फ्लुएंस तो करते ही ना है, बिल्कुल। चाहे वो स्लोगन के माध्यम से हो, चाहे वो जमीन पे उतर करके लोगों से। और एक बात और है कि 2 साल से वो पैदल घूम तो रहे हैं, इतना ज्यादा जीवट जो उन्होंने प्रण लिया है वो प्रण तो वो कर ही रहे हैं ना, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से और कुछ हो चाहे नहीं हो, कुछ लोगों को तो जरूर प्रभावित करेंगे, वो उनकी रणनीतियां प्रभावित करेंगी। हालांकि चुनावी रणनीति अलग होती है और इस तरह की रणनीति अलग होती है। ये आज़ादी के पहले वाला ये सब होता था कि आज़ादी के पहले हम असहयोग आंदोलन करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे, ये सब चीज़ें चलता था। उसके बाद लोगों से मिलना, लोगों को मिल करके मेन टू मेन बात करना, इसमें वो इसमें वो पूरी तरह से सफल नजर आए हैं। लेकिन इन सफलता और असफलता के बीच में सबसे ज़्यादा कि आप एक बात समझिए, आपको आपकी ज़मीन का मुआवजा सरकार भले ही दे दे, लेकिन क्या उस ज़मीन को छोड़ना चाहते हैं आप? नहीं छोड़ना चाहते हो, तो मजबूरी आपकी होती है कि ज़मीन को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस ज़मीन पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कब्जा है, नीतीश कुमार ने 17-19 साल से इस पर कब्जा जमा के रखा है। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी करीब 17-18 सालों तक इस जमीन पर अपना कब्जा जमा के रखी, भले ही उनके साथ साथ रह करके ही, लेकिन सत्ता में भागीदार रही। तो क्या ये छोड़ना चाहेंगे किसी ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी पार्टी भी नहीं बनाया हो? निश्चित रूप से नहीं छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है और प्रशांत किशोर का प्लान जो था वो डिकोड होना शुरू हो गया। हम बताते हैं क्या क्या डिकोड हुआ है और किस तरह से ये चला है। जानना भी चाहते हैं कौन सा प्लान डिकोड। प्लान जैसे ही प्रशांत किशोर के प्लान को लेकर के सबसे पहले मीटिंग जो प्रशांत किशोर ने की पटना में, कई मीटिंग्स किए, लेकिन सबसे पहली मीटिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि एक खास समुदाय के, समाज के लोगों के साथ जब उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की और लोगों को इन्फ्लुएंस होता हुआ देखा तो जमीन खिसक गई लालू प्रसाद की। उस लालू प्रसाद की जो 28 साल से उसी वोट बैंक के आधार पर वो राज कर रहे थे। 28 वर्षों से नीतीश कुमार भी यदा कदा जब नाराज होते थे भारतीय जनता पार्टी से तो उसी वोट बैंक के आधार पर ये दावा करते थे कि हम वहां चले जाएंगे, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, मैका होगा तब ना कोई जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार ने अपना मैका और घर अपना सेट कर लिया था। जी, जी, जी। और ये दावा तो था ही ना कि 30% वोट जो है मुस्लिम और यादव का मिला करके लालू प्रसाद के पास है, जिसको हमने देखा भी है। हमने कई चुनाव में देखे हैं, कई चुनाव में ये वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहा है। जी। लेकिन समय के हिसाब से जब लोगों में जागरूकता आई, एक नई पीढ़ी पैदा हुई, उस पीढ़ी को लगने लगा कि हमारे समाज के लोग इतना सब कुछ होता है, मुस्लिम 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 करते हैं, लेकिन जब आता है देने की बारी प्रतिनिधित्व तो हमको पीछे कर दिया जाता है। जब योजना और रणनीति की बात आती है तो हमको कहा जाता है कि जाइए काबा दर्शन करके आइए, उसके लिए हमको राशि दे दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए, हालांकि मदरसों की व्यवस्था है। नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें की है जिसको लेकर के वो बड़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, 2005 से पहले से कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज उनके साथ आ जाए। एक छोटा सा वर्ग उनके पास आया जरूर है और यही वो कमी रह गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुखी रही है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत हद तक कुछ जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग थे उन लोगों को अपने पक्ष में किया है। जी। नीतीश कुमार ने भी किया है, लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम था वो नहीं टूटा और मुस्लिम और 14% ओबीसी में यादव, ये मिल करके बिहार में राजनीति को एक नई दिशा देते रहे और फैसला करते रहे। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा के जो परिणाम आए हैं उसमें काफी चौंकाने वाले रिजल्ट भी हैं। आप 75-78 सीटों पे आपके विधायक हैं, लेकिन आप लीड कितने पर करते हैं? तो 32 और 34 पे। दैट मीन्स कि 50% से भी ज्यादा विधायक आपके
अक्षम है, वो अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, कहीं तो कहीं कमी होगी। जी। एक डर यहाँ हुआ। दूसरा डर जो पैदा हुआ वो जैसे ही प्रशांत किशोर ने पटना राजधानी में दो बड़ी बैठकें की मुस्लिम समाज के नेताओं से, जिसमें मुनाजी हसन से लेकर के हिना साहब, और किसका किसका चर्चा नहीं हुआ, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा बड़े मुस्लिम नेता जी। उनके साथ जुड़े, उनके साथ बातचीत किए, मेन टू मेन बातचीत हुई। उनके बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को ये समझाने की कोशिश की गई कि आपको इस सरकार ने पिछले 32-33 सालों में क्या दिया, तो अगर कुछ दिया है तो आप बताइए, अगर नहीं दिया है तो फिर क्यों इसके साथ है। तो हमको विकल्प चाहिए, हमको विकल्प नहीं मिल रहा है। हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाते हैं इसलिए उनको वोट नहीं दे सकते हैं, तो हमारा मजबूरी है लालू प्रसाद। इससे पहले AIMIM आया तो उसका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है जी। हम उसको वोट देकर भी क्या करेंगे? 5 को 7 को सीट जीतता है और जाकर के मिल जाता है, मिल जाता है, नहीं मिल। तो हमको विकल्प नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? बिल्कुल। जब उस आदमी को जीत करके उन्हीं के साथ जाना है तो फिर उन्हीं को वोट क्यों नहीं दें? बिल्कुल। इस बात को कहीं ना कहीं समझते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि हम आपको पूरा प्रतिनिधित्व दें तो क्या आप हमारे साथ रहिएगा, अपने बच्चों को भविष्य बताइएगा? लोगों ने कहा कि हाँ हम करेंगे, हम तो खोज ही रहे हैं विकल्प, अगर हमें विकल्प का हिस्सा कोई बना ले तो हम तो और ज्यादा खुश होंगे। प्रशांत किशोर ने वादा कर दिया कि हम 40 से ऊपर यानी जो 18% मुस्लिम समाज है उसके हिसाब से 243 सीटों में से आपको प्रतिनिधित्व देंगे। और ये जमीन खिसकाने वाला लालू प्रसाद के लिए भी, क्योंकि लालू प्रसाद जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब तक कुर्सी पर हैं तब तक हैं, कुर्सी पर से नीतीश कुमार उतर गए तो उन्होंने अपना सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों से, जब से माफ कीजिएगा 5 वर्षों से, जब से RCP सिंह हटे हैं पार्टी से, तब से अभी तक संगठन का विस्तार नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे पार्टी का क्या अस्तित्व होगा आप समझ सकते हैं। 1 मैन आर्मी पार्टी है, जैसे लालू प्रसाद की 1 मैन आर्मी थी। नीतीश कुमार अपने पुत्र को ला नहीं रहे हैं जिससे कि ये कहा जाए कि नहीं जदयू को संभाल लेंगे उनके पुत्र। एक सिंबल भी होता है ना, सिंबॉलिक, अगर उनके पुत्र आ जाए तो लोग कहेगा कि भाई चलिए नीतीश जी के पुत्र हैं, नीतीश जी के पुत्र हैं, उसको उसके चलते पार्टी बच जाएगी। क्योंकि लेकिन जदयू के कई नेता चाहते भी हैं कि जी। उनके बेटे वापस मतलब एंट्री करे राजनीति में। तो ये एक मैटर हो गया। दूसरा, लालू प्रसाद जिस वोट बैंक को बना करके रखे हुए थे 28 साल से, वो वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद ऑफ एनी कॉस्ट उस वोट बैंक को जाने देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए अगर किसी का पैर भी पकड़ना पड़े, टोपी भी उनके सामने रखना पड़े, पगड़ी भी रखना पड़े, तो वो उसके लिए तैयार है। निश्चित रूप से हिना साहब से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के पीछे कारण जो भी रहा हो, हम तो उस कमरे में थे नहीं और लोगों की तरह झूठ बोल नहीं सकते हैं कि हाँ ये हो गया, वो बात हो गई, वो बात हो गई, ऐसे बात हो गई। लेकिन जो हिना साहब का रहा है, उनके राजनीति का जो इधर पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है, वो साफ ये बता रहा है कि लालू प्रसाद ने बुलाया जरूर होगा, मिले जरूर होंगे, लेकिन हिना साहब ने फैसला नहीं किया है कि वो करना क्या है। क्योंकि हिना साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है, जब उनके पति गुजरे तब की स्थिति याद है उनको। बिल्कुल। उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया तब सरकार में कौन था, ये अच्छी तरह से उनको याद है। तो ये सारी चीजें उनके विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा। बिल्कुल। इसके बाद आप कई बार ऐसा मौका आया, आप विधान परिषद उनको भेज करके सम्मान दे सकते थे। बहुत ज़्यादा उनके समाज के लोगों ने कहा था कि भाई चलिए चुनाव हार गई हैं, चुनाव हारने का कारण भी बहुत दूसरा था, चुनाव हार गई हैं तो ऐसी स्थिति में इनको आप विधान परिषद भेज करके हमारे समाज को एक प्रतिनिधित्व दे दीजिए। वो भी काम आपने नहीं किया। राज्यसभा भेजना था तब भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके बेटा के साथ भी आपने वो न्याय नहीं किया जो होना चाहिए था। लालू का बेटा लालू का बेटा, साहबुद्दीन का बेटा साहबुद्दीन का बेटा नहीं। राजनीति में साहबुद्दीन ने लालू प्रसाद के लिए क्या किया है ये किसी से छुपा है क्या? इन सारी चीजों को लेकर के ये घर की पार्टी, पॉकेट की पार्टी है। आज आप उठा के देख लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी है, भले ही वो एक बड़े मुस्लिम नेता है, लेकिन उनका क्या पार्टी में अधिकार है भाई? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फैसला वो कर रहे हैं और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव मान जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो है वो परिवार की पार्टी है। अब ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद को लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है तो उन्होंने हिना साहब को अपनी तरफ लाया। इसके अलावे जो 28 साल से जो चली आ रही थी वो अगर टूटता हो तो किसी को भी दर्द होगा। अब लालू प्रसाद ने जीते जी तो नहीं कर सकते, अगर लालू प्रसाद नहीं रहे, भगवान करे कि बहुत लंबी उम्र उनकी हो, लेकिन
अगर लालू प्रसाद की अब्सेंटी में ये होता तो ये सारा भार जो है तेजस्वी यादव तेजस्वी को यादव। हुआ। लेकिन लालू प्रसाद ने अपने जीते जी एक बार फिर से प्रयास किया है, जिसके लिए वो सराहनीय भी है कि युद्ध से पहले तैयारियां जो आप करते हैं उस तैयारी का हिस्सा कहीं ना कहीं हिना साहब को बनाने की कोशिश की गई है। कितना सक्सेस होता है ये नहीं बता सकते। इसके आगे आपके साथ मैं एक खबर कर रहा था, आपके साथ चर्चा भी मैं कर रहा था कि लालू प्रसाद सिर्फ ये बातें नहीं, लालू प्रसाद उस समाजवादी विचारधारा की बात जो करते हैं, भले समाजवादी विचारधारा सुनने हो उनके पार्टी, लेकिन कहा तो ये जाता है ना कि सेकुलर मिजाज के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। अभी जीवित समाजवादियों में एकमात्र नीतीश कुमार हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा। बिल्कुल। तो ये समाजवादी लोग अपनी जमीन खिसकता हुआ देख रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से उनका अति पिछड़ा खिसक रहा है, वहीं उनका लौकुश खिसक रहा है, महिला उनकी खिसक रही है, और ये सब कारण कौन है? प्रशांत किशोर है। तो ऐसी स्थिति में उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ लीजिए कि आपके और हमारे बीच में बहुत झगड़ा हो, हम दोनों गोतियां हैं, तो हम दोनों आपस में जरूर लड़ेंगे, लेकिन तीसरा कोई आकर के जब हमारे मकान पे कब्जा करने लगा तो हम दोनों एक साथ एक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अब जो स्थिति है वो समाजवाद की, और जो वोट बैंक है नीतीश और लालू का, जो पहले से बिल्ड वोट बैंक है, उसको बचाने के लिए प्रशांत किशोर को रोकना चाहिए, रोकना होगा। तो उनके जो प्लान है उसको डिकोड करके आधी रात में लालू प्रसाद ने मीटिंग की। एक मीटिंग तो आपको याद होगा कि हिना साहब के साथ उन्होंने एक दिन पहले की। दूसरी मीटिंग वो वैसे नेताओं से कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं से। कई नेता जो पटना से दिल्ली से बाहर हैं, आप तो आपने सुना ही, लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। सब लोग इस बात को लेकर के चिंतित जरूर हैं कि भाई आखिर क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो सब सत्य हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वोट बैंक जो उधर खिसक जाए। और उन नेताओं के लिए जो बहुत सारी उम्मीद पाल के रखे हैं 2025 के लिए, चाहे वो किसी समाज के हो, मुस्लिम समाज के खास करके, कि इस बार हो सकता है कि उनको प्रतिनिधित्व मिले, उन सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं शून्य जैसा स्थिति होगा। और उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों के लिए चिंता का कारण जरूर होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को मैं कई बार कह चुका हूं कि नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद का वो वोट बैंक। तो ऐसी स्थिति में कोई भी हथियार, परमाणु बम रोज नहीं चलाया जाता है, लेकिन अब जब जरूरत पड़ जाएगी तो परमाणु बम बना के काला रखा हुआ है। ब्रह्मास्त्र भी तो इसीलिए यूज करते थे ना कि भाई राक्षस जब दम नहीं मर रहा है तो निकालो। क्या जरूरत है परमाणु बम का, अणुबम का परीक्षण करने का? हमने तो परीक्षण किया ना भाई, हमारे देश ने परीक्षण किया ना, दुनिया भर के देशों ने विरोध किया था, लेकिन हमने परीक्षण किया। अब हम भी उस परमाणु हमले के एक हिस्सा हो गए हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम भी परमाणु बम रखते हैं। ये लोगों को डर हो गया ना, हम उसको छोड़ते थोड़े हैं। उसी तरह से ये परमाणु बम लालू प्रसाद हुआ करते थे, जिससे डरा करके और भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटा में बांध करके रखते थे नीतीश कुमार। लेकिन अब वो डर अगर प्रशांत किशोर कम कर देते हैं, उस वोट बैंक में सेंधमारी कर देते हैं, और उस सेंधमारी से प्रशांत किशोर भले ही सीटें जीत करके नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जीत के आ जाएगी, एलजेपी तो जीत के आ जाएगी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी तो जीत के आ जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा तो जीत के आ जाएंगे। नाराजगी किससे होगी? सत्ता में नीतीश कुमार, तो नीतीश से नाराजगी हो सकती है कि 19 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, और प्रशांत किशोर के टारगेट पर यही दोनों हैं, क्योंकि सत्ता में यही दोनों रहे हैं, और हमले भी तो इन्हीं के राजनीतिक करियर के करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लालू जी ने अपने बेटा को आगे बढ़ा दिया, नीतीश कुमार ने किसको आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार ने क्या किया है, हमला इन्हीं दिनों पे होता है। बीजेपी पे तो बोलते ही नहीं है कुछ भी। तो अब जो वर्तमान परिस्थितियां बदली हैं, उन परिस्थितियों में ये तो एक अलग फैक्टर हुआ। इस फैक्टर के साथ अब नीतीश कुमार का मूड जो है वो भी चेंज हुआ है। जैसे उन्होंने देखा कि ये सारा सब कुछ चल रहा है, आपके साथ मैं बात कर रहा था तो हम इस बात को लेकर के भी कर रहे थे कि भाई राज्यसभा का नोटिफिकेशन हो गया है, 13 तारीख को चुनाव होगा, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी तक एक नाम की चर्चा हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा, उस नाम पर भी अभी संशय बना हुआ है। अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन जो अनाउंसमेंट किया वो तो है ही नहीं है। तो उस अनाउंसमेंट का क्या फायदा? आपने देखा होगा कि सरकारें बदलती हैं तो नियम भी बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे सिस्टम अपने लगाए जाते हैं। एक अध्यक्ष बदलता है पार्टी का तो वो अपना कमेटी बनाता है, कमेटी बनाएगा ही। तो निश्चित रूप से जब सम्राट चौधरी अब नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार उसको मानेंगे?
तब नीतीश कुमार ने तो हामी नहीं भरी थी। नीतीश कुमार तो नहीं कहा था 2 सीटें खाली हुई हैं तो नीतीश कुमार 1 सीट पर रंगा लगा सकते हैं कि 1 सीट हमको चाहिए। बिल्कुल। और ये भी मजाक में ही सही, लेकिन हमने जो बात कही थी आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में फोन करके और नीतीश कुमार का करता रहे भाई, बुझाते कि हमने के बर्बादे हो जाए कहा कि प्रशांत किशोरवा तो बुझाता कि कबार दी हमने के अब कह लिए तो ओकरा खातिर राह निकाल भाई बा और राह निकाल हिना साहब के भेज दे। अब भेजलिस नू कि बस वह मुस्लिम वोट हमने के हाथ में आ गई, तोरो चकचक हमरो चकचक, और फिर बाद में हमने के एक जगह हाईवे करब जा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा स्थिति अगर आती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी उस विषय पर सोचना होगा और हिना साहब से नजदीकियां बढ़ाने की बहुत पहले से कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के वक्फ बोर्ड वाले में आप देखिए दोनों खेमा अलग अलग बयानबाजी कर रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में 2 खेमे हो गए हैं और ये मुद्दा जो मुस्लिम वाला है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक वहां से नहीं आप लीजिए, आप हिना साहब की मुलाकात से मत लीजिए, आप इस बात से लीजिए कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर भी बिहार पूरी तरह से बट गया है और आधा हिस्सा जो है वो भाजपा के साथ खड़ा है उस बिल के साथ, और उससे भी ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है बिल के विरोध में है। ऐसी स्थिति में कई नाम चल रहे थे राज्यसभा भेजने के लिए, लेकिन हिना साहब का नाम भी इसमें वो शामिल हो गया है और नीतीश कुमार चाहेंगे तो ये सब होगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है फंस गया है। अब इससे कैसे निकला जाता है वो 15 तारीख के बाद आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, तो ये प्लान है डिकोड करने की लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद क्या कुछ होता है इस पर निगाहें हैं, लेकिन मुद्दे की बात में इतना ही। आज चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।